जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग खान ग्लोबल स्टडीज़ का हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। और आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का स्थापना हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर प्रश्न है कि शुंग के पूर्वज मूलतः किस स्थान से आए थे। तो शुंग के जो पूर्वज थे वो उज्जैन से आए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन नंबर प्रश्न है कि कालिदास लिखित मालवा अग्निमित्र का अग्निमित्र किस राजवंश से था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, शुंग राजवंश से थे। अगला प्रश्न है 4 नंबर की पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराए जाने के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी होगा, अयोध्या लेख से। 5 नंबर प्रश्न है कि महाभाष्य का लेखक पतंजलि समय सामयिक थे। किसके समय सामयिक थे, यानी कि किसके वो काल में थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पुष्यमित्र शुंग के शासन समय ही थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सही है। कौन सा युग्मक सही है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पुष्यमित्र शुंग पतंजलि के ये सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 7 है कि प्राचीन भारत के साहित्यिक इतिहास में पाणिनि और पतंजलि ख्याति प्राप्त नाम है। किस राजवंश के समय वे फले और फूले थे। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि पतंजलि के महाभाष्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौटिल्य का उल्लेख है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। इसमें कौटिल्य का उल्लेख नहीं है। कथन 2 है कि यह व्याकरण ग्रंथ है और इसमें ऐतिहासिक व्यक्तियों के संदर्भ केवल प्रसंगवश आया है। तो ये इसका सही हो जाएगा 2, यानी केवल 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 पर बढ़ते हैं और 9 है कि योग का आविष्कारक थे। तो योग का आविष्कारक हो जाएगा पतंजलि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, योग का आविष्कारक पतंजलि थे। प्रश्न संख्या 10 है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि पुराणों में सातवाहनों की पहचान निम्नलिखित में से किस विशेष नाम से की गई है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र का प्रयोग किया गया। आंध्र सातवाहन बोला भी गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से शासक मातृनामों माता के नाम से प्राप्त किए गए नामों से पहचाने जाते थे। तो ऐसा सातवाहन वंश करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि सातवाहनों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि सातवाहन शासक जो थे वो मातृ नामों से पहचाने जाते थे, ये बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि सातवाहनों का सिंहासन का उत्तराधिकारी सामान्यतः पृथ्वीवंशीय था, ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सातवाहनों ने पश्चिमी भारत और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
कथन 2 है कि सातवाहनों ने सुदर्शन झील का मरम्मत किया और उनका पुनर्निर्माण किया, ये गलत है, यानी कि केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर सीधा हम बता देते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे कथन है कि सातवाहनों का पुराणों में आंध्र ये के साथ तदापत्य समझाया गया, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी मतलब कथन सही है। ऑप्शन बी है कि सातवाहनों ने ब्राह्मण वंश का दावा किया और ब्राह्मणी वैदिक परंपराओं का अनुसरण किया था, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी है कि सातवाहन और शक दीर्घकालीन संघर्ष में रहे थे, ये भी इसका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। 16 नंबर प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी किसने लिखा था, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो इनमें कोई नहीं हो जाएगा, अज्ञात व्यक्ति ने लिखे थे, अज्ञात व्यक्ति। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी नामक साहित्य साक्ष्य प्राचीन भारत के किस पक्ष पर प्रकाश डालता है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो व्यापार और वाणिज्य पर ये प्रकाश डालता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, तो सातवाहनों की राजधानी जो थी वो अमरावती में थी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि सीमुक निम्नलिखित वंशों में से किसका संस्थापक थे, तो सीमुक जो थे वो सातवाहनों के संस्थापक हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, तो मौर्यों के बाद वैसे तो सबसे ज़्यादा बात किया जाए तो सातवाहन भी थे और चोल भी हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे, याद रखिएगा। चोल भी थे, चोल तो विदेश में भी थे, अपना कब्जा कर लिए थे, सातवाहन भी थे, पूरा दक्षिण में कब्जा किए हुए थे, तो दोनों हो जाएगा और अपने हिसाब से इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ऐसे हम खान ग्लोबल स्टडीज़ की बात किया जाए तो ऑप्शन ए दिए हुए हैं, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था, तो सबसे पुराना इसमें से जो है वो सातवाहन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है कि किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो वसी पुत्र सतकर्णी हो जाएगा, ऑप्शन नहीं वसी ये नहीं किए थे, इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो गौतम पुत्र सतकर्णी हो जाएंगे, गौतम पुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ग व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो गौतमी पुत्र सतकर्णी ही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुक्कू नामक से दी पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी के लेखक को ज्ञात था, तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो अरिकामेडु हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अरिकामेडु। 25 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसका पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में दक्षिणा पथ में 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेखित है, तो दक्षिणा पथ के बात किया गया तो किसका उल्लेख है इसमें बताना है, तो इसका राइट आंसर की बात किया तो प्रतिष्ठान एवं तगर हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिष्ठान और तगर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है कि ऑगस्टिस के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे, ऑगस्टिस को रोम के सिक्के जो प्राप्त हुए थे वो अरिकमामेडु से हुआ था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पतन दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे, तो पूर्वी तट पर बताना है दोस्तों कौन हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो कावेरी पट्टनम हो जाएगा और कोरैको हो जाएगा। कोरैको यानी कि ऑप्शन 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे का सिक्के चलवाए थे? तो शीशे का सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि शक, क्षत्रप और सातवाहन काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात था। स्वर्ण और रजत सिक्कों का अनुपात बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो 1:10 में था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:10। प्रश्न संख्या 30 है, भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य सातवाहनों के अभिलेखों में मिलता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो हाथी गुफा का जो अभिलेख है वो हर्षवर्धन के जानकारी देता है, ऑप्शन ए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाथी गुफा हर्षवर्धन। 1 मिनट दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे आंसर हम थोड़ा इसको मैच कर लेता हूँ, कोई हमें डाउट हो रहा है। चलिए ठीक है, हाथी गुफा हर्षवर्धन। हाथी गुफा खारवेल होगा शायद, 31 के ए। ठीक है, हाथी गुफा खारवेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हाथी गुफा जो है वो खारवेल। हाथी गुफा का जो किसके विषय में जानकारी देता है? खारवेल के विषय में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर की कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इनका संबंध जो था वो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा और ये ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई। प्रश्न संख्या 33 है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो जो खारवेल थे वो किस वो चेदी वंश से संबंधित थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो खारवेल ही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का शासक डायोडोटस प्रथम था? डायोडोटस प्रथम था, तो किस राज्य वंश का था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बैक्ट्रिया शासक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्ट्रिया शासक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की 36 नंबर, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाला कौन था? तो इंडिया संबोधित जो किया था वो यूनानियों ने संबोधित किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मेनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो बैराट हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैराट। 38 नंबर प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेखों से मिलता है। 39 नंबर प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन की जो अभिलेख है ये किस क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि पश्चिम भारत के अभिलेखों से प्राप्त रुद्रदामन शब्द का क्या अभिप्राय है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो है इसका क्या अभिप्राय, एक शक राजा द्वारा चलाया गया सिक्का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था। तो ये कुषाणों ने किए थे, ऑप्शन ए इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण। 42 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम
व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं का प्रचलन किया? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो विम कडफिसेस हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विम कडफिसेस। प्रश्न संख्या 43 है दोस्तों। प्रश्न संख्या 43 है कि किस शासक ने सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मानव कृति अपने स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था? तो ये कनिष्क ने करवाया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 44 नंबर प्रश्न है कि किस कुषाण शासक ने के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो हुविस्क हो जाएगा, हुविस्क। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है कि ह्वेनसांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा था वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो पेशावर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशावर। 46 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवा तक अभिलेख में नहीं है? तो कनिष्क के रवा तक अभिलेख में नहीं है, वो बताना कौन सा शहर था? तो नहीं होने वाला वो श्रावस्ती हो जाएगा। कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र का अभिलेख इसमें था। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो कुषाण वंशी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि चित्रों में पतलून जैसी पोशाक पहने हुए दिखाई देने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो ये कनिष्क थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, कनिष्क। 49 नंबर प्रश्न है कि भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ किया था? तो ये कनिष्क ने किए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कनिष्क। प्रश्न संख्या 50 है कि महान विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष भी जो थे वो कनिष्क के समकालीन थे। दोस्तों ये आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो आप अपना इस पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं, इसको लाइक कर या कमेंट कर। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा दीजिएगा तो समय पर नोटिफिकेशन आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कमेंट में लिखना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।